ओके, तो दिस इज द रिवीजन लेक्चर ऑफ योर चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा था कि कॉस्टिंग के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल एंट्रीज अलग मेंटेन क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर पैसे जब बुक होते तभी एंट्रीज होती है, पर कॉस्टिंग में ऐसा जरूरी नहीं है। तो कॉस्टिंग का अकाउंटिंग अलग हो सकता है। कुछ कुछ अकाउंट्स अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में सेम है, कुछ कुछ अकाउंट्स अलग है। तो क्या करना, अगर कॉमन अकाउंट्स कॉमनली मेंटेन किए जाते हैं तो उसको इंटीग्रल सिस्टम बोला जाता है। अगर कॉस्टिंग के पूरे सेट्स ऑफ अकाउंट्स अलग, अकाउंट्स के अलग अगर ऐसा रखा तो उसको नॉन इंटीग्रल बोला जाता है। तो नॉन इंटीग्रल के अंदर एक ऐसे अकाउंट्स है जो कॉस्टिंग में कभी जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि स्वैप, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इन सब अकाउंट्स के लिए एक अकाउंट रिप्लेस करता है, उस अकाउंट का नाम है CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसको अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर कंट्रोल या और कोई अकाउंट। फिर अपने ट्रांसफर एंट्रीज देखी कि कौन से कहां पे ट्रांसफर किए जाते हैं। जब भी इंकर्ड होंगे, सपोज मटेरियल परचेस, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC, वेजेस इंकर्ड, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC, कोई भी ओवरहेड इंकर्ड हुआ तो पर्टिकुलर ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC। फिर अपन ने देखा कि मूवमेंट कहां पे, कौन से अकाउंट का बैलेंस किसको ट्रांसफर होता है। स्टोर लेजर का बैलेंस कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, WIP। वेजेस कंट्रोल का बैलेंस WIP, फैक्ट्री रेट्स का बैलेंस WIP। फिर WIP का बैलेंस किसको ट्रांसफर होता है, फिनिश गुड्स। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन रहे तो फिर उसका बैलेंस किधर ट्रांसफर होगा, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जो अमाउंट जाता है वो कौन सा अमाउंट होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू जनरल है तो किधर जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस किधर जाएगा, कॉस्टिंग की हैंडल। सेल्स का बैलेंस कॉस्टिंग की हैंडल, कॉस्टिंग की हैंडल का बैलेंस CLC को जाएगा, और CLC का बैलेंस ये टैली हो जाएगा किससे, स्टोर लेजर, WIP एंड फिनिश गुड्स के क्लोजिंग बैलेंसेस से मैच हो जाएगा। नाउ तो इसके रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला थे, तो अपन ने जर्नल एंट्रीज बनाना सीखे। फिर उसके ऊपर अपन लेजर आए। तो लेजर से बनाते हैं सब, एक्चुअली एक थंबनेल बच्चों को रखना है कि ओपनिंग जब बैलेंस देती है ट्रायल बैलेंस, तो उसका बैलेंस मैच होना चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर मैच नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो CLC का एक्चुअली वो जब नहीं बोलते हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि स्टोर लेजर, WIP एंड फिनिश गुड्स इन सब का डेबिट बैलेंस है, तो उसको काउंटर टैली करने के लिए CLC का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तुमको ध्यान रखना है, अगर एक आधे क्वेश्चन में नहीं दिया है तो तुमको वो बैलेंस लाना पड़ेगा CLC को, तब वो टैली हो जाएगा। बहुत बार ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर ओवरहेड अकाउंट को ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन, जनरल, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको। इनको ओपनिंग बैलेंस तो होना नहीं चाहिए क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट्स है। तो इसको ओपनिंग बैलेंस क्यों है, तो ओपनिंग बैलेंस इज नथिंग बट लास्ट ईयर का या लास्ट पीरियड का अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन जो उन्होंने इस साल लेके आए। एक्चुअली फैक्ट्री ओवरहेड चैप्टर के अंदर अपने ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन देखा, उसके दो ही एडजस्टमेंट्स अपने को सिखाए गए, एक तो कॉस्टिंग पेंडल, नहीं तो सप्लीमेंट्री रेट। इसके पहले 3 थे, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर। तो एक्चुअली अभी वो मेथड हटा दी गई है ओवरहेड चैप्टर में, तो स्टिल इस चैप्टर में रखी गई है। तो अगर कोई भी ओवरहेड को ओपनिंग बैलेंस रहता है, कोई भी ओवरहेड को अगर ओपनिंग बैलेंस होता है और उस अकाउंट में अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन आता है, तो फिर तुम्हारे पास 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कौन से, एक तो अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पेंडल को डालो, या फिर कैरी फॉरवर्ड बाय बैलेंस डॉट कैरी डाउन, ऐसा करके तुम नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर कर सकते हो। मॉड्यूल ने नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर किया है, कभी कभी कॉस्टिंग पेंडल को भी ट्रांसफर किया है। तो एग्जाम में दोनों भी सही है, दोनों भी गलत है, देखा जाए। तो फिर मुझे क्या बोलना है कि यहाँ पे नोट मारना कंपलसरी है कि जब भी ओवरहेड अकाउंट बनाएंगे उसको ओपनिंग बैलेंस है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस, अगर तुम कॉस्टिंग पेंडल को डाल रहे हो या फिर नेक्स्ट ईयर को लेके जा रहे हो, तो नीचे नोट मारना कंपलसरी है तुमको एग्जाम में कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ओवरहेड्स वी हैव ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पेंडल, वन में ट्रांसफर इट टू नेक्स्ट ईयर।
दोनों की हालत में वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो नोट लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि कुछ कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस, कैपिटल डब्ल्यूआईपी। कैपिटल डब्ल्यूआईपी जब भी आता है तो जैसे नॉर्मल डब्ल्यूआईपी जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, कैपिटल डब्ल्यूआईपी में क्या मैन्युफैक्चर होता है? एसेट मैन्युफैक्चर होती है। इसके लिए भी मटेरियल लगेंगे, लेबर लगेंगे, ओवरहेड्स लगेंगे। फिर ये जैसे ही मैन्युफैक्चर हो गया, अगर डब्ल्यूआईपी है एंड में भी, तो बैलेंस कैरी डाउन। बट अगर ये कंप्लीट हो गया कैपिटल डब्ल्यूआईपी, तो उसका बैलेंस किधर ट्रांसफर होना चाहिए? पीएलसी को ट्रांसफर होना चाहिए। तो कैपिटल डब्ल्यूआईपी के रिलेटेड ये चीज बच्चों को ध्यान में रखनी है। ये तीन एलिमेंट आने चाहिए डब्ल्यूआईपी में, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। फिर वो कैपिटल डब्ल्यूआईपी हो या नॉर्मल डब्ल्यूआईपी हो। फिर उसके बाद अपन ने देखा था रॉयल्टीज या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉयल्टीज या डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दी है तो कहां पे लिखेंगे? डब्ल्यूआईपी टू सीएलसी, डायरेक्ट प्रोडक्शन में तुम लेके जाएंगे। कैरेज इनवर्ड आया तो कहां पे लिखेंगे? स्टोर लेजर में तुमको लिखना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में तुमको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दी रहती है कि सेल्स का 20% या कॉस्ट का 25% ऐसा दिया रहता है, और सेल्स की फिगर दी है। सपोज सेल्स 100 रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स, तो 100 माइनस 20 करो, 80 बचा। ये 80 नंबर कहां लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डब्ल्यूआईपी टू फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स। ये एंट्री इससे तुम पास करेंगे, ये ध्यान में रखना। ग्रॉस प्रॉफिट वाला जो एडजस्टमेंट है वो एंट्री कहां पे आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स से जो बैलेंस निकला है और कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया है, वो ये बैलेंस है जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का जो एडजस्टमेंट है वो। फिर ये सारे एडजस्टमेंट देखने के बाद क्वेश्चन में कभी कभी पर्टिकुलर अकाउंट्स ही बनाने को बोले जाते हैं, तो तुम उतने अकाउंट्स बनाओ, और इसे एक्स्ट्रा भी बना सकते हो वर्किंग नोट के फॉर्मेट में, तुमको अगर अनइजी फील हुआ तो। इसके बाद देखे थे कि सिंगल एंट्री टाइप्स, कुछ कुछ बैलेंसेस दिए हैं, सोर्स लेजर का ओपनिंग क्लोजिंग कुछ कुछ मिसिंग है, तो उन सिचुएशंस में पहले फॉर्मेट बनाओ, गिवन डेटा रख दो। फिर उसके बाद ओवरहेड रिकवरी रेट के हिसाब से ओवरहेड्स टू डब्ल्यू की एंट्री आएगी। वेज रेट निकालना पड़ता है तुमको, फिर वेज रेट से डायरेक्ट लेबर समझेंगे। डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, तो वहां पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों एलिमेंट आ रहे कि नहीं, ये चेक करना तुम्हारा काम है। इतना अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट ऑफ इस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जहां पे एंट्रीज, लेजर्स और सिंगल एंट्री के टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। फिर अपन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे आए थे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक तो क्वेश्चन में तुमको P&L दिया रहेगा, कॉस्ट शीट बनानी रहेगी एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या दोनों दिए रहेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या उसमें से कोई भी एक दे देंगे, दूसरे दो पूछेंगे, तो उसमें से तुमको बनाते आना चाहिए। कॉस्ट शीट बनाते समय कुछ चीजों को ध्यान देना है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये गलती से भी भूलना नहीं। उसके बाद जब भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाल रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो अकाउंट्स का नंबर ले सकते हो क्या तुम? नहीं ले सकते हो। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालते समय कहां से निकालना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये तुमको यहां से मल्टीप्लाई करके निकालना है। और बाकी जो ओवरहेड्स है, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबके ओवरहेड रिकवरी रेट्स नीचे दिए रहेंगे। जो ओवरहेड रिकवरी रेट है उसी हिसाब से तुम कॉस्ट शीट में बनाएंगे, अकाउंट्स के नंबर नहीं लेंगे। अकाउंट्स के नंबर लेंगे तो कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स का बैलेंस सेम हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। ओवरहेड रिकवरी रेट के हिसाब से ही तुमको कॉस्ट शीट बनानी है। ओके, तो कॉस्ट शीट बनाते समय ये चीजों को तुमको ध्यान देना है। इसके बाद जब तुम P&L बनाएंगे तो ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, तुम एक ही अकाउंट में निकाले तो भी जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय तुम कॉस्टिंग प्रॉफिट या अकाउंट्स प्रॉफिट बेस, जो तुमको अच्छा लगे वो तुम बेस मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तुमको अच्छा बेस लगा वो ले सकते हो। निकालने का तरीका मैंने बताया, ई फॉर्मेट में तुम एक शेड्यूल बनाओ कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स का। अगर तुम प्रॉफिट से शुरू कर रहे हो, कॉस्टिंग प्रॉफिट से, तो कॉस्टिंग के क्रेडिट से स्टार देंगे। अकाउंट्स प्रॉफिट से शुरू कर रहे हो तो अकाउंट्स के क्रेडिट से स्टार देंगे। अगर कॉस्टिंग के लॉस से शुरू कर रहे हो तो कॉस्टिंग के डेबिट साइड, जहां पे स्टार वहां पे माइनस, उसके अपोजिट साइड पे प्लस, और दूसरे अकाउंट में साइंस
अपोजिट साइंस कर देना। फिर जो भी तुमको मिला ये नंबर तुम डायरेक्टली पुटअप करो और उसके ऊपर के साइंस तुमको बताएंगे कि प्लस करना है या माइनस करना है। अगर अंडर अब्जॉर्प्शन ऐसा बोला जाता है, अंडर अब्जॉर्प्शन, तो 80 एंड 100 नंबर में तुमको दे रहा हूं, तो कौन सा 80 कौन सा 100? अकाउंट्स के हिसाब से 100 और कॉस्टिंग के हिसाब से 80। अंडर अब्जॉर्प्शन मतलब कॉस्टिंग में कम नंबर और ओवर अब्जॉर्प्शन मतलब कॉस्टिंग में ज्यादा नंबर। सिंपल है, कॉस्टिंग में कम तो अंडर, कॉस्टिंग में ज्यादा तो ओवर। अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन को इस तरीके से तुमको पहचानना है। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट अगर बनाने को बोला है तो जिससे शुरू करना है, जैसा कॉस्टिंग प्रॉफिट, तो बाय मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट हेडिंग देंगे, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट ऐसा लिखेंगे। जो भी प्लस के आइटम्स है वो क्रेडिट साइड, जो भी माइनस के आइटम है वो डेबिट साइड। बेसिक लॉजिक रिमेन्स द सेम कि जहां से शुरू किया है उसके नीचे प्लस वाले, उसके अपोजिट साइड माइनस वाले तुमको लिखना है। कहां से शुरुआत करनी है, एग्जामिनर बहुत बार एग्जाम में इंस्ट्रक्शन देता है कि कहां से शुरू करना है, उससे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर एग्जामिनर साइलेंट है तो तुम तुम्हारे हिसाब से कहां से भी शुरुआत कर सकते हो। रिकंसिलिएशन में अगर लॉस है तो लॉस वाला फिगर पॉजिटिव लिखना, गलती से भी निगेटिव नंबर ना लिखे। अगर तुम लॉस लिख रहे हो और निगेटिव नंबर लिख रहे हो तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। लॉस लिख रहे हो तो पॉजिटिव नंबर, प्रॉफिट लिख रहे हो तो भी पॉजिटिव नंबर। समझ में आया? लॉस एंड का अलग कुछ नहीं करना है। जिसको जो मेथड लगे उस मेथड को यूटिलाइज करो एग्जाम में, मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ना तुमको होनी चाहिए। जिसको जो अच्छी लगी वो मेथड यूज करो, मुझे किसी से भी प्रॉब्लम नहीं, पर आंसर करेक्ट लेके आओ, दैट इज द मेन थिंग। स्टेटमेंट बोला हो तो प्लस और माइनस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। मेमोरेंडम बोला है तो डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट में तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना होने के बाद एक इसमें एक एडजस्टमेंट आया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो अवेलेबल फॉर सेल मतलब क्या क्या था इसके अंदर, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों मिला के कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल आएगा। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन दोनों को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट बनता है। तो इतनी सारे एडजस्टमेंट्स थी इस चैप्टर के अंदर। हाँ, फिर एक क्वेश्चन देखे थे जहां पे एक्चुअल अकाउंट्स के हिसाब से खर्चा दिया था, फिक्स्ड एंड वेरिएबल में डिवाइड करना था। अकाउंट्स के हिसाब से एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एंड कॉस्टिंग के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड ये सेम रहेंगे। अकाउंट्स के हिसाब से फिक्स ओवरहेड्स एंड कॉस्टिंग के हिसाब से फिक्स ओवरहेड्स ये अलग अलग रहेंगे क्योंकि उनके एब्जॉर्प्शन रेट्स डिफरेंट है। इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से ध्यान में रखना। अदर देन दैट कुछ मिस हुआ है, कोई नोट नहीं, सब कुछ कवर्ड। ओके, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। हाँ, थियरी क्वेश्चंस, चलो थियरी क्वेश्चंस। हाँ, लिखे वाले मैं देता भी हूँ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी के तुम खुद से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 1 एंड 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, कॉस्टिंग में जैसा मैंने बोला एक क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन आएगा और जो चाहे तो तुम ऑप्शन पे छोड़ सकते हो। इसका मतलब स्टार्टिंग से डिसीजन मत लो कि मैं क्या ऑप्शन पे छोड़ने वाला हूँ। जितने मैं हर चैप्टर में मैक्सिमम 2 या 3 ही क्वेश्चन देता हूँ थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चंस मॉड्यूल के हिसाब से अगर आंसर याद रखेंगे, मॉड्यूल की जो थ्योरी है उसके हिसाब से आंसर याद रखेंगे। जैसे 11 12 में तुम टेक्स्ट बुक का आंसर याद रखते थे, तो वैसा मॉड्यूल का आंसर याद रखो थ्योरी का। जिसको थ्योरी याद होती है वो, बाकी मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ऑप्शन तो रख ही सकते, पर मेरा मानना है एटलीस्ट थ्योरी क्वेश्चन पढ़ के एक बार ट्राई देने में हर्ज नहीं है, उसका देना ही चाहिए।
एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो तुम थ्योरी लिख सकते हो, और थ्योरी में आउट ऑफ मार्क्स आते क्या? आंसर इज यस। सीए इंटर में अगर तुम थ्योरी टू द पॉइंट लिखते हो मार्क्स मिलते हैं, लेंथ मैटर नहीं करती, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो मॉड्यूल के जो तुमने कवर किए वो अगर लिख दो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।